तब किसी एकदम परम शुरुआत की, तो दिमाग में ना किसी बहुत बड़े धमाके की तस्वीर उभरती है। बिग बैंग टाइप कुछ। बिल्कुल, एक ऐसा अंधाधुंध विस्फोट जिसके बाद सब कुछ बस बेतरतीब ढंग से फैलने लगा। लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा में जो स्रोत हमारे पास हैं, भारतीय दर्शन और पुराणों पर आधारित ये जो विस्तृत स्लाइड्स हैं, ये कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। हाँ, इनका नजरिया बिल्कुल अलग है। अगर वो शुरुआत किसी धमाके से ना होकर एक एकदम शांत तालाब में उठी पहली लहर से हुई हो, तो आज का हमारा उद्देश्य इसी ब्रह्मांडीय सृजन के व्यवस्थित सृष्टि क्रम को समझना है। मतलब शून्य से अनंत तक की एक ऐसी यात्रा जो हमारे अस्तित्व, समय और ये जो पूरी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उसका एक पूरा साइंटिफिक और रणनीतिक ढांचा सामने रखती है। और सच कहूं तो ये विषय अपने आप में बहुत ही अचरज भरा है, क्योंकि जब हम इन प्राचीन स्रोतों को गहराई से देखते हैं तो ये महज कोई कहानी नहीं लगती। हाँ, कहानी से बहुत आगे की चीज है ये। बिल्कुल, ये एक से अनेक होने की एक बहुत ही वैचारिक और रणनीतिक प्रक्रिया है। मतलब ये सिर्फ एक फिजिकल इवेंट नहीं है, ये चेतना के विस्तार का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। और यही बात है जो ना सच में बहुत उत्सुकता जगाती है। मैं सोच रहा था कि इन ग्रंथों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का इतना बारीक डिटेल कैसे मौजूद है। चलिए इस यात्रा को एकदम इसके आरंभिक बिंदु से शुरू करते हैं। मतलब जब कुछ भी नहीं था तो आखिर था क्या? तो देखिए, सृजन के इस बिल्कुल शुरुआती बिंदु को स्रोतों में अव्याकृत अवस्था कहा गया है। यानी एक ऐसी स्थिति जहां कुछ भी व्यक्त नहीं है, कुछ भी प्रकट नहीं हुआ है। अनमैनिफेस्टेड, राइट? हाँ, अनमैनिफेस्टेड। सृजन से पहले केवल एक ही तत्व हर जगह व्याप्त था, जिसे नार यानी जल कहा गया है। लेकिन ये कोई हमारा आम पानी नहीं था। तो फिर क्या था ये? यह एक सुप्त चेतना का शयन स्थल था, और उसी सुप्त चेतना को इन ग्रंथों में नारायण कहा गया है। यह एकदम संपूर्ण शांति और ठहराव वाली अवस्था थी। अच्छा, इससे समझने के लिए हम वही शांत तालाब वाला उदाहरण ले सकते हैं। मतलब एक ऐसा तालाब जिसमें कोई हलचल नहीं है, सतह एकदम शीशे की तरह स्थिर है। यही अव्याकृत अवस्था है। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ, जो चीज इतनी स्थिर है, इतने परफेक्ट बैलेंस में है, उसमें हलचल क्यों हुई? वो ट्रिगर क्या था जिसने इस शांति को तोड़ा? दर्शन के नजरिए से देखें तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और मजे की बात यह है कि ये हलचल किसी बाहरी आघात से नहीं हुई, ये भीतर से हुई थी। स्रोतों में इसके लिए एक बहुत ही सटीक और गहरा शब्द इस्तेमाल हुआ है, गुण वैषम्य। गुण वैषम्य, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है स्थिर गुणों में असंतुलन आना। देखिए, सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण जब तक पूरी तरह संतुलित थे तब तक वो शांत अव्याकृत अवस्था थी। लेकिन जैसे ही उस सुप्त चेतना में एक से अनेक होने की सचेतन इच्छा जागी, मतलब एक रणनीतिक प्रेरणा आई, तो इस संकल्प के कारण वो संतुलन टूट गया। मतलब वो संकल्प ही उस शांत तालाब में फेंका गया पहला कंकड़ था। एकदम सही। और इस गुण वैषम्य के कारण जो सबसे पहली अमूर्त ऊर्जा प्रकट हुई ना, उसे महतत्व या ब्रह्मांडीय बुद्धि कहा गया है। महतत्व? हाँ, ये वो शुद्ध ज्ञान है कि कुछ अस्तित्व में आ रहा है। फिर इसी महतत्व से उद्भव होता है अहंकार का। हाँ, यहाँ पे थोड़ा रोकना चाहूंगा। अहंकार मतलब वो ईगो या घमंड तो नहीं ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ अहंकार का मतलब घमंड नहीं है, ये स्व का बोध है। मतलब अस्तित्व को खुद के होने का एहसास हो रहा है कि हाँ, मैं हूँ। और इसी अहंकार के 3 हिस्से होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक ऊर्जाएं। यहाँ पर एक पेज है। मतलब ये सब सुनने में दार्शनिक रूप से बहुत बढ़िया लगता है, बुद्धि, अहंकार, गुण। लेकिन ये सब तो अमूर्त चीजें हैं, इन्हें हम छू या देख तो नहीं सकते। सही बात है। तो ये जो अमूर्त चेतना है, ये उस ठोस भौतिक दुनिया में कैसे बदलती है जिसे हम अपने चारों ओर अनुभव करते हैं? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये जो ट्रांजिशन है ना, ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे तार्किक हिस्सा है। वो जो तामसिक अहंकार था, उससे 5 सूक्ष्म तत्वों का निर्माण होता है, जिन्हें तन्मात्रा कहते हैं। तन्मात्रा? हाँ, और ये तन्मात्राएं ही वो बेस हैं जिनसे हमारे 5 भौतिक तत्व यानी पंच महाभूत बनते हैं। और ये एक बहुत ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। हर एक भौतिक तत्व अपनी एक ज्ञानेंद्रिय और अपने एक विशिष्ट गुण के साथ प्रकट होता है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या बना? सबसे पहला तत्व जो उत्पन्न हुआ वो था आकाश यानी स्पेस।
और ये लॉजिकल भी लगता है, क्योंकि किसी भी चीज के वजूद में आने के लिए सबसे पहले जगह तो चाहिए ही ना। बिना विस्तार के कोई भी शेप कहाँ टिकेगा। बिल्कुल, यही इसका मूल विज्ञान है। आकाश का गुण ही है विस्तार, सूक्ष्मता, और ये किसी भी मेजरमेंट से परे है। आकाश से जुड़ी जो तन्मात्रा है वो है शब्द यानी ध्वनि, और इसे ग्रहण करने वाली ज्ञानेंद्रिय है हमारा कान। मतलब स्पेस आया तो साउंड के ट्रैवल करने का रास्ता बन गया। हाँ, बिना आकाश के ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। अब आकाश के इसी विस्तार में जब हलचल शुरू हुई तो वहां से उद्भव हुआ दूसरे तत्व का, जिसे हम वायु कहते हैं। वायु यानी जहां केवल शून्य था वहां अब गति आ गई, मूवमेंट आ गया। सही पकड़ा आपने। वायु का मूल गुण है निरंतर गति, संवेदनशीलता और शीतलता। वायु की तन्मात्रा स्पर्श है और इसकी ज्ञानेंद्रिय हमारी त्वचा है। तो आकाश से वायु, फिर आगे क्या हुआ? अब देखिए, जब वायु के कारण निरंतर गति और घर्षण होने लगा तो उस एनर्जी ने, उस फ्रिक्शन ने तीसरे तत्व को जन्म दिया, अग्नि को। ये तो एकदम स्पष्ट फिजिकल सीक्वेंस है। मतलब मोशन और फ्रिक्शन होगा तो हीट पैदा होगी। बिल्कुल, और जहां ऊष्मा है वहां प्रकाश भी आता है। इसीलिए अग्नि की तन्मात्रा है रूप। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु का रूप या आकार नहीं देख सकते। इसे ग्रहण करने वाली ज्ञानेंद्रिय है आंख, और अग्नि का मुख्य गुण है पाचन, बौद्धिक रूपांतरण और प्रकाश देना। आकाश, वायु, अग्नि। इसके बाद जब अग्नि की ये ऊष्मा ठंडी होने लगी और संगनित हुई, तब चौथे तत्व यानी जल का प्राकट्य हुआ। जल, जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा बेस है। हाँ, जल की तन्मात्रा है रस या स्वाद, और इसकी ज्ञानेंद्रिय जीभ। जल का सबसे बड़ा गुण है तरलता, शीतलता और चीजों को आपस में बांध कर रखना। और आखिरी तत्व? अंततः जल के और ज्यादा संघनित होकर जमने से पांचवा तत्व निर्मित हुआ, पृथ्वी। मतलब सॉलिड फॉर्म आ गया। हाँ, पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है, ज्ञानेंद्रिय नाक है। इसका मुख्य गुण है ठोसपन, डेंसिटी और भौतिक संरचना। वाह, तो ये शून्य से ठोस तक का एक पूरा स्पेक्ट्रम है। ध्वनि से गंध तक और आकाश से पृथ्वी तक एकदम लॉजिकल फ्लो है। और इस पूरी प्रक्रिया के फलस्वरूप इन पांचों तत्वों का एक बहुत ही खूबसूरत सामंजस्य बना। इसी सामंजस्य से एक ऐसा बिंदु निर्मित हुआ जिसे स्रोतों में हिरण्यगर्भ कहा गया है। हिरण्यगर्भ मतलब गोल्डन एग? बिल्कुल, ये वो कॉस्मिक सिंगुलैरिटी का बिंदु था जिसमें इस पूरे ब्रह्मांड की क्षमता संचित थी। इसी स्वर्ण अंड में उस विशुद्ध चेतना का प्राकट्य हुआ जिसे स्वयंभू ब्रह्मा कहते हैं। ओहो। और फिर अंततः महान विभाजन हुआ, द ग्रेट स्प्लिट। वो अंड दो भागों में बटा, ऊर्जा का जो विस्तार हुआ वो आकाश बन गया, और पदार्थ का जो प्रकटीकरण था वो पृथ्वी के रूप में स्थापित हो गया। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई नाटक खेलने के लिए पूरा मंच तैयार हो गया। मतलब जमीन आ गई, आसमान आ गया, सब सेट है। लेकिन मंच खुद तो नाटक नहीं खेल सकता ना। इसे मैनेज करने के लिए किसी आर्किटेक्ट की जरूरत तो पड़ी होगी। बिल्कुल पड़ी होगी। और ब्रह्मा ने इसी व्यवस्था को आकार देने के लिए मानसिक सृजन का सहारा लिया। मानसिक सृजन मतलब सिर्फ दिमाग से क्रिएट किया? हाँ, उन्होंने भौतिक प्रजनन नहीं किया शुरुआत में, बल्कि अपने संकल्प की शक्ति से मानस पुत्रों की रचना की। सृष्टि के इस मेंटल एक्सपेंशन के लिए उन्होंने 7 महान ऋषियों को उत्पन्न किया, जिन्हें सप्तर्षि कहा जाता है। अच्छा, वो 7 ऋषि मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। हाँ, यही 7 ये ब्रह्मांड के पहले व्यवस्थापक थे। पर एक बात सोचिए, केवल मैनेजर बनाने से तो सिस्टम नहीं चलता ना। मानसिक सृजन में तो हमेशा वैचारिक टकराहट की गुंजाइश रहती है। सब अपने अपने तरीके से सोचेंगे। और ऐसा हुआ भी। ब्रह्मा के ही एक और संकल्प से सनत कुमार का उद्भव हुआ था, लेकिन ब्रह्मा का ये संकल्प अत्यंत शुद्ध और निवृत्ति मार्गी था। निवृत्ति मार्गी मतलब दुनियादारी से अलग? हाँ, इसका नतीजा ये हुआ कि सनत कुमार इतने ज्यादा वैराग्यपूर्ण थे कि उन्होंने सृष्टि के विस्तार में भाग लेने से ही साफ इनकार कर दिया। अरे हाँ, वे केवल विशुद्ध चेतना में रमे रहना चाहते थे। तो ब्रह्मा जी का रिएक्शन क्या था इस इनकार पर? ब्रह्मा को बहुत तेज क्रोध आया, और उनके उसी तीव्र क्रोध के परिणाम स्वरूप ब्रह्मा के ललाट से यानी भ्रुकुटी के मध्य से
अत्यंत उग्र रूप में रुद्र का प्रकटीकरण हुआ। यहीं पर मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। स्रोतों में एक बहुत ही गहरा सिद्धांत आता है अर्धनारीश्वर का। हाँ, अर्धनारीश्वर, जिसमें चेतना यानी पुरुष और पदार्थ यानी प्रकृति दोनों को एक अभिन्न रूप में दिखाया गया है। लेकिन एक जगह यह भी जिक्र है कि ब्रह्मा ने रुद्र को निर्देश दिया कि वे पुरुष और प्रकृति को अलग अलग कर दें। यह बहुत थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। मतलब अगर कोई चीज पहले से अपने परफेक्ट और अभिन्न रूप में है तो उसे अलग करने की क्या जरूरत आ पड़ी? अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये सारा खेल प्रणालीगत संतुलन का है, सिस्टमैटिक बैलेंस का है। देखिए, ब्रह्मा सृजन और विस्तार के कारक हैं, वो एक्सपेंशन करते हैं, उनका काम तत्वों को आकार देना है। लेकिन यदि केवल विस्तार ही होता रहे तो कोई भी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। हाँ, अनियंत्रित विस्तार तो कैंसर जैसा हो जाएगा, एक बहुत बड़ा संकट। बिल्कुल सही। इसीलिए संतुलन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। पुरुष और प्रकृति के अलग होने से द्वैत यानी ड्युअलिटी की प्रक्रिया तीव्र हुई। यहाँ रुद्र विनाश के कारक नहीं है जैसा लोग अक्सर सोचते हैं। तो वो क्या है? वे ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए संकुचन के कारक हैं, कॉन्ट्रैक्शन। ब्रह्मा जो विस्तार करते हैं, रुद्र उसे वापस महत्त्व में समेटते हैं। मतलब वो रिसाइकिल कर रहे हैं चीजों को। हाँ, पुनरावर्तन। वो तत्वों को रिसाइकिल करते हैं ताकि नया सृजन हो सके। द्वैत को तीव्र करने के लिए ही रुद्र ने पुरुष और प्रकृति को अलग किया। तो ब्रह्मा और रुद्र असल में एक ही इंजन के दो पिस्टन की तरह हैं, एक फैला रहा है, दूसरा समेट रहा है, जिससे बैलेंस बना रहे। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ये। चलिए, ये वैचारिक ढांचा तो समझ आ गया, लेकिन सवाल ये है कि इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब ऋषियों ने नियम बना दिए, ब्रह्मा और रुद्र ने बैलेंस बना दिया, पर केवल इस मेंटल विल या मानसिक संकल्प से दुनिया भौतिक रूप से तो नहीं भर सकती थी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं भर सकती थी। तो ये फिजिकल दुनिया आई कैसे? यहीं पर एक बहुत बड़ा रणनीतिक परिवर्तन होता है। ब्रह्मांड को स्वचालित बनाने के लिए प्रजापति दक्ष का योगदान सामने आता है। उन्होंने सृष्टि के इस विस्तार को मानसिक से मोड़कर मैथुनी सृष्टि की ओर कर दिया। मैथुनी सृष्टि मतलब बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन। हाँ, ब्रह्मा के शरीर से प्रथम मानव जोड़े का प्राकट्य हुआ, स्वयंभू मनु और शतरूपा। ओके, तो ये पहला फिजिकल कपल था। हाँ, और इनके 3 पुत्र हुए, वीर, प्रियव्रत और उत्तानपाद। हाँ, और यहीं से संपूर्ण भौतिक मानव जाति का आरंभ हुआ। लेकिन रुकिए, सिर्फ इंसानी तो नहीं है इस दुनिया में। ये जो इतनी बड़ी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, इसका क्लासिफिकेशन देखकर तो दिमाग चकरा जाता है। और वो क्लासिफिकेशन हमें मिलता है कश्यप की वंशावली में। हाँ, ये बहुत ही अचरज में डालने वाला हिस्सा है। बिल्कुल। इस वर्गीकरण से ये स्पष्ट होता है कि हम ऊपर से कितने भी अलग दिखें, सभी जीव एक ही मूल चेतना से उत्पन्न है। ये एक बहुत ही वृहद क्लासिफिकेशन है। कश्यप की अलग अलग पत्नियों से सारी प्रजातियां आईं। अगर हम स्लाइड्स के हिसाब से सारे फैक्ट्स क्रोनोलॉजिकली देखें तो कश्यप की पत्नी अदिति से 12 आदित्य उत्पन्न हुए, जिन्हें हम देवता कहते हैं। फिर दिति से दैत्य और मरुताय, दनु से 100 दानवों की उत्पत्ति हुई, अरिष्टा से गंधर्व और किन्नर आए, और खसा से राक्षस और यक्ष। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। उनकी पत्नी सुरसा से सर्प उत्पन्न हुए, क्रोधवशा से 14,000 नाग आए, सुरभि से गाय और भैंस जैसे पशु आए, विंता से गरुड़ और अरुण आए, ताम्रा से भी पक्षी और पशु आए। और सबसे चौंकाने वाला फैक्ट मुझे ये लगा कि इला से सारा वानस्पतिक जगत उत्पन्न हुआ। मतलब जितने भी वृक्ष और लताएं हैं। हाँ, प्लांट किंगडम। सोचने वाली बात है कि देवता, दानव, पक्षी, पशु और यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी, ये सब कजिन्स हैं, एक ही परिवार का हिस्सा हैं। यही तो इस दर्शन की खूबसूरती है। लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है यहाँ। इतने विशाल पैमाने पर इस डाइवर्सिटी को फलने भूलने के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित टाइमलाइन की भी तो जरूरत पड़ेगी ना? बिल्कुल पड़ेगी। समय के बिना ये सब तो केओस बन जाता। इसीलिए इन ग्रंथों में समय कोई रैंडम या आकस्मिक चीज नहीं है, ये पूरी तरह से पूर्व नियोजित है। तो ये टाइम का स्ट्रक्चर या कालचक्र कैसा है? ये बहुत ही सिस्टमैटिक मैथमेटिकल ढांचा है। इसे आप 3 रिंग्स में समझ सकते हैं। ओके। जो सबसे अंदर का रिंग है उसे महायुग कहते हैं। महायुग? इसमें वो 4 युग आते हैं ना, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। हाँ, इन चारों को मिलाकर एक महायुग बनता है। देवताओं के हिसाब से ये 12,000 साल है, लेकिन हमारी मानवीय गणना में ये
43,20,000 साल का समय होता है। 43,20,000 साल, वो भी सिर्फ एक महायुग में। और ये तो बस इनर रिंग है, मिडिल रिंग है मनवंतर। जब ऐसे 71 महायुग बीत जाते हैं तब जाकर एक मनवंतर बनता है। 71 महायुग, बाप रे। और मैं आपको बता दूं, अभी जो चल रहा है वो 7वां कालखंड है, जिसे वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। अच्छा। और आउटर रिंग क्या है? वो है कल्प। 14 मनवंतरों का जो समूह होता है उसे एक कल्प कहते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये इतना विशाल समय जो है ये ब्रह्मा का मात्र एक दिन होता है। वाओ, ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन? मतलब जब ये कल्प खत्म होता होगा तो प्रलय आती होगी। हाँ, कल्प के अंत में प्रलय द्वारा सृष्टि का संकुचन होता है। और ये तो रुद्र के उसी पुनरावर्तन या रिसाइकल वाले सिद्धांत को एकदम परफेक्टली सिद्ध करता है। विस्तार हुआ और फिर समेट लिया गया। बिल्कुल, एक पूरा व्यवस्थित लूप है। पर एक डाउट है मुझे, ये सारी व्यवस्था एक ऐसी मशीन लगती है जो कभी फेल नहीं हो सकती, लेकिन क्या सच में ये सिस्टम हमेशा इतना ही सुचारू रूप से चलता है? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता। मतलब जब इस सिस्टम में मानवीय त्रुटि या कहें कि अधर्म आ जाता है तब क्या होता है? जैसे स्रोतों में राजा वीन का जिक्र है, उनके साथ क्या हुआ था? देखिए, राजा वेन का केस एक क्लासिक क्राइसिस है। उनका शासन बहुत ही अधार्मिक था। उनके कुशासन और एक्सप्लॉयटेशन के कारण पृथ्वी ने अपनी उर्वरता और संसाधनों को अपने भीतर समेट लिया था। मतलब रिसोर्सेज खत्म होने लगे। हाँ, समस्त जीवन गहरे संकट में आ गया था। एक तरह से पूरा इकोलॉजिकल कोलैप्स हो गया था। तो इस संकट का समाधान कैसे हुआ? दुनिया बची कैसे? इसके लिए एक बहुत बड़े पर्ज या शोधन की जरूरत थी। ऋषियों ने राजा वेन की जंघा का मंथन किया और वहां से निषाद की उत्पत्ति हुई। ये निषाद असल में कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो राजा वेन के पाप और कुशासन का भौतिक स्वरूप था। सारी नेगेटिविटी को शरीर से निकाल दिया गया। और फिर उन्होंने राजा वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे महाराज पृथु का प्राकट्य हुआ, जो विष्णु के अंश माने जाते हैं। बिल्कुल। और महाराज पृथु ने आते ही जो किया वो मुझे बहुत कमाल का लगा। उन्होंने एक तरह से इकोलॉजिकल मैनेजमेंट किया। अपने धनुष से पृथ्वी को समतल किया, जिससे कृषि, ग्राम और नगरों की स्थापना हो पाई। हाँ, एक प्रॉपर सिविलाइजेशन बसाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पृथ्वी को एक गौ रूप में दूहकर अन्न के बीज और औषधियां प्राप्त की। मतलब संसाधनों का पुनरुद्धार किया। बिल्कुल। और इन्हीं लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण इस धरा का नाम महाराज पृथु के नाम पर पृथ्वी पड़ा। इससे ना एक बड़ा सवाल खड़ा होता है हमारे सामने। क्या? कि सच्चा नेतृत्व क्या है? लीडरशिप का मतलब संसाधनों का दोहन या एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। लीडरशिप का मतलब है संरक्षण और सस्टेनेबिलिटी। एकदम सही बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुझे इस सृष्टि के 3 बहुत ही स्पष्ट रणनीतिक स्तंभ नजर आते हैं। वो कौन से? पहला है प्रणालीगत संतुलन, मतलब ब्रह्मा का विस्तार और रुद्र का संकुचन, इन दोनों के बीच का बैलेंस। दूसरा है वर्गीकृत विविधता, ये बात कि सभी जीव, चाहे वो इंसान हो या पेड़ पौधे, एक ही चेतना के रूप हैं। और तीसरा है प्रशासकीय उत्तरदायित्व, मतलब प्रकृति का एक नियोजित विकास, जैसा महाराज पृथु ने किया। बहुत ही सटीक समरी है ये पूरी ब्रह्मांडीय संरचना अंततः हमें यही बोध कराती है कि हम सब उसी एक अनंत चैतन्य की ही एक व्यवस्थित अभिव्यक्ति हैं। और सच कहूं तो प्रकृति का ये ज्ञान ही आध्यात्मिक शुद्धि या योग का असली मार्ग है। ये शून्य से अनंत तक की यात्रा सच में बहुत गहरी रही। लेकिन जाते जाते मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है जो थोड़ा हटकर है। अच्छा, क्या विचार है? हमने बात की कि हमारा ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा सिस्टम ब्रह्मा के विस्तार और रुद्र के संकुचन का सिर्फ एक चक्र है। हाँ। और ये सब उस नारायण या सुप्त चेतना के बस एक संकल्प से शुरू हुआ। तो क्या ये संभव है कि वो सुप्त चेतना इस वक्त ऐसे ही अनंत स्वर्ण अंडों या गोल्डन एग्स का सपना एक साथ देख रही हो? ओहो,